हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और हो सकता है कोई सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा हो तो उसके लिए गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, साइंस का चैप्टर फर्स्ट। अपना चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हमारे आसपास के जितने भी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जो हमारी नजरों से दिखाई दे रहा है, उनके बारे में हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो है ना, तो सबसे पहले हमारी नजरों से दिखने वाली हर एक चीज जो होती है उसको मैं पदार्थ बोल सकता हूं, मैटर बोल सकता हूं, है ना, बोल सकता हूं। तो उसी चीज के बारे में पढ़ना है कि वो किस चीज से मिलके बना है ना, क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या क्या खासियतें होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमें बेसिकली इसके अंदर पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ आखिर होता क्या है। पदार्थ आखिर होता क्या है? तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हर वो चीज जो हमारी नजरें देख रही हैं या फिर जिन्हें हमारी नजरें देख रही हैं या फिर देख सकती हैं, हर वो चीज, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरे को देख रहा हूं और हो सकता हो कि कैमरे से निकल के आपके फोन के थ्रू आपको भी देख रहा हूं, है ना। तो जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं वो सब के सब पदार्थ हैं। और आपने एक बात गौर किया होगा कि हमारी नजरों से देखी जाने वाली हर वो चीज, उसमें वजन होता है, भार। बेसिकली वजन तो यहां पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, भार, मास, उसके अंदर भार होता है ना। और उस वो जो है कुछ ना कुछ जगह घेरती है, थोड़ी सी, है ना, या फिर ज्यादा, वो डिपेंड करता है उसका आकार कैसा है, उसके हिसाब से वो जगह घेरेगी ही घेरेगी। यानी पदार्थ की एक दूसरी परिभाषा हमारी निकल के आएगी कि ऐसी चीज या फिर हर वो वस्तु जिसके पास वजन हो, भार हो और जगह घेरे, स्थान घेरे, वो पदार्थ है, वो पदार्थ है। इसको मैंने लिख भी दिया है, जो वस्तु जगह घेरती है और जिसका भार होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं, वो पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहां पे हवा लिखा है और मैंने अभी भी बात किया कि हमारी नजरों से दिखाई देने वाला, हवा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। मैं दिखाऊंगा भी, हवा को भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद पानी भी पदार्थ है, पत्थर भी पदार्थ है, लोहा आदि हर एक चीज जिसे हम देख सकते हैं सब पदार्थ है। क्या प्यार, घृणा, मोहब्बत, विचारें, थॉट्स हमारे, क्या ये सब भी पदार्थ हैं? नहीं। ना तो हम इनको देख सकते हैं और ना ही ये जगह घेरती हैं, मतलब ना ही इनके है ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं, है ना। तो इन सबको मैं परिभाषा जो हमारी डेफिनेशन है पदार्थ की, उसके अकॉर्डिंग इनको मैं पदार्थ नहीं कह सकता, ये उस चीज पे खरे नहीं उतर रहे हैं। सुनिए, जो हवा होती है ना, वो हवा पदार्थ है, अभी अभी मैंने बताया। इससे पहले मैंने बताया कि जिसको हम देख सकते हैं वो पदार्थ है। हवा तो दिखाई नहीं देती, पर उसके अंदर भार तो होता है, उसके अंदर वजन तो होता ही है, उसके अंदर मतलब वह है जगह तो घेरती ही है। जैसे मान लीजिए, दोनों में समझा रहा हूं कि हवा जगह कैसे घेर रही है और हवा में भार कैसे है। हवा एक बोतल लेकर आइए, खाली बोतल। उस खाली बोतल में ध्यान से देखिए, मतलब वो पूरा का पूरा उस बोतल के अंदर जो भी जगह होगा वो हवा से ऑलरेडी भरा रहता है। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर अगर बात किया जाए, इस धरती पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसके अंदर हवा ना हो, है ना। अगर साइंटिस्ट ने चाहे दूसरे व्यक्तियों ने ऐसा बनाया है वैक्यूम, उसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस धरती पर जिसमें हवा ना हो। तो उस बोतल, जो खाली बोतल थी, उसके अंदर खाली नहीं है वो, उसके अंदर हवा है, उसके अंदर हवा भरी पड़ी है।
अब उसके अंदर हवा है पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो उसमें खाली दिखाई दे रही, खाली लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, उसमें हवा भरता हूं। मैं, क्योंकि हमारे शरीर में है ना हवा निकालते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूं, हवा उसके अंदर मैं भरता हूं। ठीक है, मैंने उसमें हवा भरना शुरू किया, मुंह से मैंने उसके अंदर हवा भरा। तो मैं ये देखूंगा कि मैं उसमें हवा भर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? इससे ये क्या पता चल रहा है कि मैं उसमें हवा नहीं भर पा रहा हूं, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ और चीज मौजूद है जिसने उस जगह के अंदर की सारी जगह को घेर के रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं जो उसके अंदर हवा डाल रहा हूं वो नहीं जा पा रही है ना। तो पहली बात यही से सिद्ध हो जा रही है, प्रूफ हो जा रहा है कि हवा जगह घेर रही है या फिर हवा जगह घेरती है। दूसरी चीज, हवा में वजन होता है, वो कैसे करेंगे? वो तराजू लेके, वेइंग मशीन नहीं, वो तराजू की बात कर रहा हूं मैं। तराजू लेकर आइए, उसके एक पलड़े में एक गुब्बारा रखिए और सेम दूसरे पलड़े में भी वैसा ही एक गुब्बारा रखिए। दोनों पलड़ों में एक ये वाला पलड़ा, मान लीजिए ये हमारा तराजू था, ठीक, ये हमारा तराजू है ना। इस तराजू के एक पलड़े में भी मैंने एक गुब्बारा रख दिया यहाँ पे, और इसके दूसरे पलड़े में भी मैंने एक गुब्बारा रख दिया, फुलाया नहीं मैंने, ऐसे ही सेम दोनों एक ही जैसे गुब्बारे दिखने चाहिए, दोनों एक ही जैसे गुब्बारे हों, मैंने गुब्बारा रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, मैंने उसको देखा तो दोनों बराबर बराबर आ रहे थे, है ना, मतलब तराजू का जो पलड़ा था एक लेवल में आ रहा था, जो हमें यह बता रहा है कि दोनों का वजन बराबर है। अब मैंने क्या किया, उसमें से मैंने एक गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे में मैंने भर दी हवा, और फिर उसको मैंने रख दिया पलड़े पर, उसको मैंने रख दिया पलड़े पर। मैं पलड़े पर रखने के बाद क्या देखूंगा कि जिस गुब्बारे में मैंने हवा भरी थी वो पलड़ा नीचे आ गया, वो पलड़ा थोड़ा सा नीचे आ गया, जो हमें यह बता रहा है कि हवा में भी वजन होती है। पहले उस गुब्बारे में हवा नहीं था जिसकी वजह से वो बराबर आ रहा था, अब मैंने उसके अंदर हवा भर दिया जिसकी वजह से ये पलड़ा क्या हो गया, नीचे आ गया, हल्का सा नीचे झुक गया, यानी उसमें भी वजन होता है ना, उसमें भी वजन होता है, भार उसके अंदर भी होता है। यानी जो हवा है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन गुब्बारे में भरने पर वह जगह भी घेरती है और उसमें भार भी होता है, इसलिए हवा भी एक क्या है, पदार्थ है। इसलिए हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ की प्रकृति को एक बार देखते हैं, पदार्थ के नीचे क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या खासियत होते हैं, पदार्थ की क्या क्या प्रकृति है ना। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है, पदार्थ बहुत छोटे से कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक लड्डू लेते हैं अपना, है ना, बेसन का लड्डू। तो लड्डू को देखा होगा आपने, वो बहुत सारे छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ होता है। सेम वैसा ही समझ सकते हैं आप कि एक पदार्थ है, मतलब कोई सी भी चीज पदार्थ है ना, वो बहुत ही छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ के उन्हीं छोटे छोटे कणों को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु या फिर अणु, या अणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परमाणु नहीं तो अणु कहते हैं। अब सुनिए परमाणु क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक लड्डू लिया, उस लड्डू के मैंने छोटे 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 टुकड़े कर दिए, बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए, इतने ज्यादा मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं कि और उस जो सबसे छोटा टुकड़ा मुझे मिला है, उस छोटे से टुकड़े का और मैं छोटा टुकड़ा नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जो छोटा टुकड़ा हमें मिला है वही हमारा क्या है, परमाणु है। बेसिकली कह तो नहीं सकते परमाणु उससे भी छोटा होता है, 1000 गुना छोटा। जो हमें वो छोटा कण मिला है ना, उसके 1000 गुना छोटा परमाणु होता है। ठीक है, एटम बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिले तो अणु बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिले तो अणु बनाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है ना, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आपको आएगा। देखिए, एक मैंने ग्लास लिया,
एक मैंने ग्लास लिया, उस ग्लास में मैंने डाल दिया पानी, उस ग्लास में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी भी मैंने डाल दी, 2 चम्मच चीनी भी मैंने डाल दी। चीनी डालने के बाद मैंने क्या देखा, थोड़ी सी मैंने स्टिर घोला उसको, घोलने के बाद मैंने क्या देखा कि वो सारा का सारा चीनी गायब हो गया है और पानी का जो स्वाद था मीठा आने लग गया। इसका और तो यानी इससे ये पता चला कि वो चीनी गया कहाँ, गया कहीं नहीं है, वो इतना ज्यादा छोटा हो गया है, वो इतना ज्यादा छोटा हो गया है। और पानी के बीच में बहुत सारी जगह होती है खाली खाली, है ना, तो उनके बीच में जाके वो फंस गया है, उनके बीच में जाके चला गया है, जिसकी वजह से वो हमें मीठा लग रहा है। तो ये इन 2 उदाहरणों से आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ बहुत से छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। ये हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, अभी मैं आपको एक सबसे मस्त बढ़िया सा उदाहरण देकर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैंने एक गिलास पानी रखा है, इस पानी में मैं डालने जा रहा हूं ये एक रंग, एक चुटकी भर। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज के अंदर, जैसे बोतल वाला उदाहरण मैंने बताया था, बोतल वाला जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि उसमें आप इसको देख पा रहे होंगे, है ना, आपको शायद दिख रहा होगा। थोड़ी देर में इसको अभी छोड़ दे रहा हूं, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कलर डाला है। अब थोड़ा सा एक मिनट बात समझा दूं कि अब मैंने जैसे बताया था कि अगर कोई चीज के अंदर जगह नहीं है, खाली है ना, पूरी तरीके से भरी हुई है, पूरी तरीके से भरी हुई है, तो मैं उसमें और कोई चीज नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से भरी हुई है ना। और अगर ऐसा हो कि भाई अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज आ जा रही है, कोई और चीज में डाल दे रहा हूं, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि उसके अंदर खाली जगह थी, तभी तो वो चीज आई। वैसे ही ये अब इसके अंदर पहले मैंने पानी डाला था, पहले मैंने इसके अंदर पानी डाला, अब उस पानी में मैंने थोड़ा सा 2 चुटकी रंग डाल दिया। मैंने इसमें 2 चुटकी रंग डालने से क्या हुआ, 2 चुटकी रंग डालने से क्या हुआ कि वो जो है ना, अपने आप पूरी तरह चारों तरफ फैल गया, है ना, इसके चारों तरफ चला गया। इसमें क्यों गया? अगर जगह इसके अंदर नहीं होती, अगर इसमें जगह नहीं होती तो वो जाता ही नहीं। अब ये पूरी तरह चारों तरफ चला गया, इसका मतलब क्या? इसमें जगह था, इनके कणों, पानी के जो कण थे उनके कणों के बीच में जगह था, तभी तो ये गया, इधर उधर फैल गया और अच्छी तरीके से फैला। देखिए, मैंने इसको हिलाया डुलाया भी नहीं है, अपने आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इधर उधर फैल गया वो कलर, है ना। तो इससे ये उदाहरण मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि कणों, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। चीनी वाले से देखते हैं, जैसे मैंने उसके अंदर चीनी डाली थी, वो चीनी क्यों गया? पानी के हर एक कण में वो चीनी क्यों गया? क्योंकि उसमें क्या था, उसमें क्या था, क्यों? खाली जगह था, है ना, साफ साफ बात है, उसके अंदर खाली जगह था, जिसकी वजह से वो सारा का सारा चीनी के जो छोटे छोटे कण हुए थे वो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह था उसमें जाके घुस गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो रहा है ना। पदार्थ की प्रकृति में 2 चीजें क्लियर हो गई। अब पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, है ना, इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। इसी से समझ लेते हैं, सबसे अच्छा तो उदाहरण हमारा यही है। जैसे इस ग्लास में मैंने पानी डाली थी, पानी डालने के बाद मैंने जब इसमें रंग डाला, मैंने इसको ऐसे ही चुपचाप उठा के, मैं यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल पर मैंने रख दिया था। मैंने इसको हिलाया डुलाया कुछ नहीं, बिना हिलाए डुलाए अपने आप ग्लास के पानी में चारों तरफ अपने आप ये फैल गया, अपने आप ये फैल गया। क्यों? क्योंकि इसके कण हमेशा गति कर रहे थे, इसके कण हमेशा, अभी भी ये दिख रहा है शांत, पर इसके जो कण होंगे ना, हमेशा गति कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, जिसकी वजह से ये हुआ। अब किसी भी चीज के अंदर अगर वो चीज गति कर रही है, तो उस गति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं गतिज ऊर्जा। क्या देते हैं? गतिज ऊर्जा। यानी पदार्थ के कणों के में गतिज ऊर्जा होती है, यानी पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा भी होती है ना, गतिज ऊर्जा भी होती है।
पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा भी होती है ना। गति के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, जितने भी पदार्थ होता है ना, इस पदार्थ के जो कण होते हैं उन कणों की गतिज ऊर्जा को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाकर, उसको ताप देकर, है ना। टेम्परेचर जैसे ही मैं किसी भी चीज का इंक्रीज करूंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर किसी भी चीज का इंक्रीज करूंगा, क्या होगा कि उस पदार्थ के जितने भी कण थे वो सभी के सभी कण धीरे धीरे पहले घूम रहे थे, तेज घूमना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे घूम रहे थे, तेज घूमना शुरू कर देंगे। सिंपल सा यही वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये पतीले में, ये मान लीजिए एक मेरे पास सॉस पैन है। उस सॉस पैन में मैंने पानी रखा है। अब नीचे से मैंने उसको हीट किया, गर्मी देना शुरू किया। स्टोव पे मैंने रख दिया, आग जला दी, वो जल रहा है अपना चुपचाप। थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा कि इसके अंदर जो पानी था, वो पानी के कण ज्यादा, उसके अंदर मुझे मूवमेंट दिखाई देगी, घूमेगा वो ज्यादा, है ना। हो सकता है घूमते घूमते वो वेपरेट हो जाए, है ना, वेपरेट हो जाए, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए और उड़ने लगे। मुझे ऐसा भी इसके अंदर दिखाई दे सकता है। समझ में आ रहा है? यानी तापमान बढ़ाने पर कणों में मौजूद गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो ज्यादा तेजी से रिवॉल्व करने लगते हैं। जैसे, और ये जो गतिज ऊर्जा होती है ना, पदार्थ हमारे जैसे जो ठोस है पदार्थ, कोई पदार्थ हमारा ठोस होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, द्रव रूप में होता है, और गैस के रूप में होता है, गैस के फॉर्म में होता है ना। पदार्थ हमारे आसपास तीन फॉर्म में मौजूद होते हैं। जो गतिज ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, ठोस के कणों में बहुत ज्यादा कम होता है। ठोस के कणों में बहुत ज्यादा कम होता है। द्रव्य में ठोस के मुकाबले ज्यादा होता है और गैस में बहुत ज्यादा होता है। गैस के कणों में गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब सुनिए, जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि किसी भी चीज को या फिर किसी भी आदमी ले लो, उसको ज्यादा एनर्जी अगर मिल जाए, ज्यादा ऊर्जा आ जाए, ऊर्जा कैसे आती है? पैसे से। मान लीजिए उसको ज्यादा ऊर्जा आ गया, फड़फड़ाने लगेगा, साफ बात है ना। ज्यादा एनर्जी आने, कोई भी कूदने लगता है। ज्यादा एनर्जी आ गया, कोई भी कूदने लगता है। तो वैसे ही यहां पर है, ज्यादा एनर्जी आ गया, और एनर्जी हमने कैसे दी? पदार्थ के कणों में हीट देकर। हीट से भी तो ऊर्जा मिलती है, तो उसको हमने हीट दे दिया। हीट देने की वजह से क्या हो गया? फड़फड़ाने लग गया, है ना। ज्यादा तेज उसमें मूवमेंट हो जाएगी, उसके कणों में ज्यादा तेज मूवमेंट हो जाएगी। तो ठोस बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनके कणों के बीच में की जो गतिज ऊर्जा होती है ना, गति जो कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा धीमी कर रहे होते हैं, वाइब्रेट की तरह कर रहे होते हैं, एक तरह से वाइब्रेट, धीरे धीरे वाइब्रेट करें। यानी इनके अंदर ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा कम होती है मुकाबले इन दोनों के। और इन दोनों के अगर मुकाबला करूं तो गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इसके कण आपस में एक तरीके से अटैच्ड नहीं होते हैं, ऐसा मान सकते हैं, है ना। अटैच्ड नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है, इसमें उससे ज्यादा होती है, और गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। मैं इसको एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो आपने अगरबत्ती जलाई, जलाने के 1 मिनट बाद पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। जलाने के 1 मिनट बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। क्यों फैली? क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा थी। इसकी वजह से मोमबत्ती की जो खुशबू थी पूरे कमरे में फैल गई। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, है ना, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है ना। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। देखिए कैसे, एक रबड़ बैंड लीजिए, है ना। रबड़ बैंड तो वैसे ठोस है। स्पंज भी ठोस ही है ना। रबड़ बैंड लीजिए, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम लोग, है ना, तान रहे हैं। फिर उसके बाद तानने के बाद जैसे मैं छोड़ूंगा वो वापस से अपनी जगह पे चला जा रहा है ना। यानी उनके बीच में क्या था? आकर्षण बल था। अब वो मैटर पे डिपेंड करता है कि वो किस मैटर का बना हुआ है, कौन सी चीज है वो, उसके हिसाब से पदार्थ में आकर्षण बल कम या फिर ज्यादा हो सकता है ना। किसी में आकर्षण बल कम होता है, किसी में आकर्षण बल ज्यादा होता है। अब जैसे कि मैं इसको मार्कर को तोड़ना चाहूं, नहीं तोड़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है।
इसको तोड़ने के लिए मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, हीट करूंगा तो क्या होगा, ये इनके बीच का जो आकर्षण बल था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं इसको तोड़ पाऊंगा, वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से मैं इसको तोड़ पाऊंगा। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः उनमें आकर्षण बल होता है, अतः उनमें आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण समझिए कि मान लीजिए एक नल है, नल से पानी गिर रहा है, मैं उंगली से उसको रोकना चाहूं या फिर उसको तोड़ना चाहूं, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, वो लगातार जिस जैसा जा रहा था वो वैसा ही जाता रहेगा। वैसे चाहे मैं नल, मान लीजिए एक बोतल है, बोतल के पानी में ढक्कन से पानी गिरा रहा हूं, बोतल से पानी गिरा रहा हूं, मैं सीधे गिरा रहा हूं नहीं, सीधे गिरा रहा हूं, फिर थोड़ी देर में मैं घुमा घुमा के गिरा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि जो पानी की वो थी धार, वो टूट टूट के नहीं गिर रही है, वो सब एक साथ जा रही होगी, एक साथ जा रही होगी, जो हमें यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब ये आकर्षण बल ठोस में बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल ठोस में बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी अब आकर्षण बल ज्यादा है तभी तो वो ठोस है, आकर्षण बल ज्यादा है तभी तो वो ठोस है। द्रव में आकर्षण बल कम होता है और गैस में आकर्षण बल ना के बराबर होता है, अधिकतर होता ही नहीं है। अब आकर्षण बल होने की वजह से ठोस क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। द्रव्य में आकर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से ठोस के मुकाबले ये कमजोर होते हैं, और गैस में तो अधिकतर आकर्षण बल ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से मैं हाथ हिला पा रहा हूं, ऐसे करूंगा तो हवा अपने आप बह के आ जा रही होगी उधर, ऐसे कर रहा हूं तो मेरे हाथ से जो भी हवा का कण टकरा रहा होगा वो अपने आप बह के जा रहा होगा। पर यहाँ पे मैं पानी रखूं और उसमें मैं हाथ मारूं तो वो भी बह के जाएगी, पर कम जाएगा। और वहीं पे मैं लोहा यहाँ पर रख दूं और लोहे पे मारूं हाथ, तो कैसे जाएगा, क्या मेरे को ही चोट लग जाएगी, मुझे ही चोट लग जाएगी। कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और जिस बल से जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग आकर्षण बल कहते हैं।